पहला क्वेश्चन, विकास का तात्पर्य है, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि या उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपका एकदम सही बात है कि आपको कुछ सवाल आते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो बाकी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल कोई मैं अजीब सी जगह से लाऊंगा जो किसी को नहीं आते। तो आपको बोलना नहीं है बीच में, सवाल आते हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका प्रश्न का उत्तर तो सही है कि उपरोक्त सभी, लेकिन ये क्यों है ये जानेंगे। जैसे आप पहला ऑप्शन देखें, मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी। मनोगत्यात्मक अर्थात मन प्लस गति, मन के द्वारा जब गति हो रही है तो ये गति अर्थात शरीर के द्वारा, और उसमें इंक्लूड कौन हो रहा है? मन। तो मन के द्वारा जो गति हो रही है तो मनोगत्यात्मक शक्ति, तो मनोगत्यात्मक, ये मनोगत्यात्मक अर्थात किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया, जैसे आप सबके हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है, तो वो पेन, अब प्रारंभ में आप पेन को ढंग से नहीं पकड़ पाते थे, बहुत छोटे थे तब, लेकिन जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इस शक्ति में बढ़ोतरी होती जाती है। यह एक बिल्कुल ही सामान्य सी मनोगत्यात्मक शक्ति है। कुछ भी हम अपने शरीर से जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सारे मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी है, इसलिए इस प्रश्न में यह उत्तर सही है। दूसरा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? संज्ञान, जीन पियाजे कहता है संज्ञान का अर्थ है वातावरण की संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करना, उनको संग्रहित रखना और उसके अनुसार प्रतिक्रियाएं देना और अपने नॉलेज को निरंतर बढ़ाना ताकि वातावरण के साथ में अनुकूलन कर पाए। तो वातावरण के साथ में जब अनुकूलन बढ़ता है तो यह संज्ञान में बढ़ोतरी है। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, समस्या समाधान, ये सारी चीजें संज्ञान में समाहित है। तो ये सभी इन प्रकार की, जैसे जैसे बालक विकसित होता जाएगा उसकी इन सभी शक्तियों में बढ़ोतरी होती जाएगी। ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि। तीसरा, शारीरिक कंकाल में वृद्धि। जैसा कि आप सबके साथ में है, आपका सबका शारीरिक कंकाल बढ़ा हुआ है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये वृद्धि है, ये वृद्धि जो शब्द है वो अभिवृद्धि, जब विकास केवल शारीरिक पक्ष को दर्शाता है वह अभिवृद्धि। तो ये शारीरिक कंकाल में जो वृद्धि हो रही है वो शारीरिक कंकाल की वृद्धि भी विकास के अंदर ही निहित है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही है। इसलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, विकास सदैव सभी आयामों या दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार। तो आयाम, आयाम का सीधा सा मतलब है डायमेंशन। डायमेंशन, तो अब ये डायमेंशन अर्थात विकास के जितने भी आयाम है, अब सभी आयामों में एक साथ बढ़ेगा। तो ये नियम, निकट दूर सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत, विकास के सिद्धांत पढ़े आप सभी ने। तो विकास के सिद्धांत जैसे हम पहले देखते हैं कि विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात की जाती है, तो विकास के सामान्य सिद्धांत उनको एक क्रम में याद रखें। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रत्येक जीव अपनी जाति के जीवों के अनुसार ही बढ़ता है, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अर्थात विकास हमेशा क्रमिक रूप में आगे बढ़ता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात विकास निरंतर होता जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास का बेसिक फर्क यही है। वृद्धि जीवन में कुछ समय पश्चात रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो निरंतरता का सिद्धांत। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध। पांचवा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत,
ये व्यक्तिगत भिन्नता। छठा, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में भिन्नता। वर्तुलाकार सिद्धांत। मस्तिष्क का ध्रुवमुखी सिद्धांत। नवा, निकट दूर सिद्धांत। और 10वां, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। 1 मिनट के लिए हम इसको समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। समान प्रतिमान। पहले सिद्धांत की बात करते हैं, समान प्रतिमान। आप सब देखते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी जाति के अनुसार बढ़ता है। प्रत्येक जीव की बात करते हैं तो जीव कैसे बढ़ रहे हैं? वो जीव बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, कि एक कोई अंडज है तो वो अंडे, कोई भी पक्षी अंडे से बाहर आया और धीरे धीरे वो उसको बाद में उड़ना सीखेगा। एक गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े को हम देखते हैं जन्म लेते ही वो दौड़ना भागना शुरू करता है, लेकिन क्या मानव शिशु जन्म लेते ही दौड़ना भागना करता है? नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, ये विकास हमेशा प्रत्येक जीव के लिए एक निश्चित प्रतिमान विकसित निर्धारित है और उन निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार ही वो विकसित होता है। तो ये पहला जो सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा, क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता के सिद्धांत की एक सामान्य बात कि जैसे हम लिखना सीखते हैं तो हम सभी लोग जो लिखना सीख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि हम पहले कुछ एक एक अक्षर लिखना सीखते हैं, फिर हम शब्दों को लिखना सीखते हैं, फिर वाक्य लिखना सीखते हैं और फिर कहानियां बनाना सीख जाते हैं। वो सारा एक के बाद एक जब कंटिन्यू हम बढ़ते जा रहे हैं, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले कोई बहुत सारी लाइनें एक साथ लिख दे और फिर एक एक अक्षर को लिखना सीखे। तो ये क्रमबद्धता का सिद्धांत। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। एक वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ा है, अपनी खाट पर सो रहा है और उस समय भी वो सामाजिक, क्योंकि विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। वृद्धि का तो एक सिर्फ शारीरिक पक्ष है, विकास के बहुत सारे आयाम है। तो विकास में जैसे वो वृद्ध व्यक्ति सो रहा है और उस समय उसको लगता है कि अरे यार अब कौन आया मिलने, वो इंतजार करता है जिनके लिए वो पूरी उम्र भर दौड़ा आया था, लेकिन अब वो देखता है कि अब उसके साथ में कोई नहीं आ रहा है। क्या हो गया? अब वो विकसित हो रहा है, उसकी कुछ धारणाएं टूट रही है लेकिन वो विकसित हो रहा है। ये निरंतरता का सिद्धांत। परस्पर संबंध। प्रत्येक विकास एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित। अर्थात कभी आपने देखा होगा कोई एक बच्चा जो शारीरिक रूप से बीमार रह जाता है बचपन से ही, देखे हुए हैं कुछ बच्चों को बचपन से ही बीमार है। अब वो बचपन से जो बीमार रह चुका है वो बच्चा अब धीरे धीरे जब आगे विकसित होता तो उसका शरीर की जो बढ़ने की गति है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो और ज्यादा, क्योंकि वो जो बीमार है वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाएगा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा जो उसके साथ वाले करते हैं, तो उसके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब मानसिक विकास सही नहीं है, शरीर सही नहीं है, उसको माता पिता खेलने जाने नहीं देंगे, बीमार हो जाएगा, बैठ जा घर में चुपचाप, तो अब उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो गया। अब एक विकास पर कोई फर्क पड़ा है, वो विकास के सारे आयामों को डिस्टर्ब करेगा। ये परस्पर संबंध का विकास सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न तरीके से विकसित हो रहा है। विकास की गति में भिन्नता। विकास की गति हम देखते हैं कभी कभार कि कोई क्लास होती है, तो आप लोगों ने क्लासें अटेंड की है, अभी थोड़े लंबे कुछ समय में क्लास अटेंड की है, बहुत सारी क्लासें अटेंड की है। कभी कोई क्लास होती है कि आपको शुरू के 10 मिनट बहुत बढ़िया समझ में आता है, फिर 15 मिनट ऐसा जाता है कि बिल्कुल कम समझ में आया, फिर वापस एकदम से स्पीड पकड़ते हो। लेकिन ये हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, अर्थात विकास की गति अलग अलग है। शारीरिक विकास के संदर्भ में देखा जाए तो शारीरिक विकास के संदर्भ में भी यही हालत। जैसे शैशवावस्था में बहुत ज्यादा तेज गति से विकास होता है, हम पढ़ते हैं शैशवावस्था में मानसिक शारीरिक विकास की गति तीव्र रहती है। फिर बाल्यावस्था में आते हैं तो विकास की गति थोड़ी कम हो जाती है, फिर और अधिक आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में कम हो गई है और किशोरावस्था में जाती विकास की गति वापस तेज हो गई, और प्रौढ़ावस्था शुरू होते होते विकास जो शारीरिक विकास है उसकी गति धीमी होगी। तो ये विकास की गति में भिन्नता। वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुल ऐसे ही बनता है, वर्तुल यही वर्तुल है। तो ये वर्तुलाकार अर्थात प्रारंभ में वो एक कोष से अपना जीवन शुरू कर रहा है, जन्म हुआ, पहले उसका मानसिक शारीरिक विकास कम,
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे वो और ज्यादा विकसित होता है। शारीरिक विकास होता जा रहा है, उसके साथ उसका मानसिक विकास होता जा रहा है, उसके साथ सामाजिक सामाजिक विकास के साथ संवेगात्मक सारी चीजें बढ़ती जा रही है। मस्तिष्क का अधोमुखी सिद्धांत, मस्तिष्क का अधोमुखी हम देखते हैं सिर से पैरों की ओर, ये सामान्य नाम है ना, सिर से पैरों की ओर, ये सामान्य नाम हम पढ़ते हैं, सिर से पैरों की ओर का विकास सिद्धांत। अब सिर से पैरों की ओर छोटे बच्चे को हाथ में लें आप, ये जो दो सिद्धांत है ये दोनों ही दिशा से संबंधित है। तो ये जो दोनों सिद्धांत सिर से पैरों के, छोटे बच्चे को हम देखते हैं, छोटा बच्चा प्रारंभ में नवजात शिशु होता है, महीने 2 महीने का है, हम गोद में लेते हैं, उसकी गर्दन इधर उधर लुढ़क जाती है, जैसे अभी कुछ लोगों की लुढ़की हुई है, छोटे शिशु की तरह हम देख रहे हैं, है ना, वो गर्दन लुढ़क जाती है, उनकी खुद की गर्दन पर ही उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे वो और ज्यादा डेवलप हो रहा है, उसकी गर्दन पर उसका कंट्रोल संभलने लगता है, फिर उसके हाथों में शक्ति आने लगती है। आपको मेरे हाथ तो दिख रहे हैं ना, दिख रहा है या नहीं? ठीक है, हाथों में शक्ति आती जा रही है, अब वो चीजों को पकड़ने लगता है, वो आप उसको पकड़ते हो, कई बार वो उसके हाथों में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप अपनी चमड़ी पर खरोंचों से खुद को बचा नहीं पाते, वो उतनी शक्ति आ गई है। अभी वो चलना नहीं सीखा है, केवल आप गोद में उठा रहे हो उसको, और थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब वो बैठना सीख रहा है, फिर लास्ट में जाते जाते वह चलना सीखता है। अर्थात विकास की दिशा क्या हुई, सिर से पैरों की ओर। पहले सिर विकसित हो रहा है, गर्दन विकसित हो रही है, धड़ विकसित हो रहा है, और अंत में उसके पैरों में शक्ति आ रही है। तो ये मस्तिष्क का अधोमुखी सिर से पैरों की ओर निकट दूर सिद्धांत, अर्थात केंद्र से सिरों की ओर, पहले उसका मेरुदंड वाला भाग, उसके जो है केंद्रीय भाग विकसित होते हैं और बाद में उसके लिम्स बढ़ते हैं, ये हाथ और पैरों की तरफ। और सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत बिल्कुल ही, ये आप सबको यहां पर एक बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है? तो अब छोटे बच्चे को जब ये बोतल उठानी होगी तो वो पूरा जाएगा, अपने पूरे शरीर को वो एक साथ में लाएगा और शरीर से इस बोतल को पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, थोड़ा 2 हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा, फिर 1 हाथ से पकड़ने का प्रयास करेगा, फिर 1-2 अंगुलियों से पकड़ लेगा, और फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, वो खुद पकड़ेगा नहीं, भाई बोतल यार है। क्या हुआ, ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया, अर्थात उससे पहले एक सामान्य क्रिया सीखी है और बाद में वो उन क्रियाओं में विशेषता ला रहा है। आप एक सामान्य उदाहरण हम देख सकते हैं, 10th तक सबके जो विषय होते हैं वो सामान्य रहते हैं। अब उसके बाद में जैसे किसी ने 11वीं में बायोलॉजी चुना तो बायो एक विशेषता, अब 12वीं दी, फिर उसने पीएमटी दी, यहां तक दिख रहा है सबको जो लिख रहा हूं, वो पीएमटी के बाद में वो एमबीबीएस करने लगा। एमबीबीएस की डिग्री बहुत सामान्य है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उस एमबीबीएस के बाद में अब विशिष्टताएं, प्रत्येक कोई अलग अलग क्षेत्र में, कोई एमएस कर रहा है, कोई एमडी कर रहा है। क्या हो गया, मतलब अब उस सर्जरी में भी कोई आंख का सर्जन अलग है, कोई नाक का सर्जन अलग है, कोई चमड़ी का सर्जन अलग है, सारे सर्जन अलग अलग है। क्या हुआ, एक सामान्य क्रिया से बाद में धीरे धीरे वो विशेष क्रियाओं की ओर बढ़ता जाएगा, ये सामान्य से विशिष्ट। तो अब आप लोग एक बार इसको गौर से देखें और ये सारे सिद्धांत एक बार में याद करें। पहला समान प्रतिमान, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा निरंतरता, बोले मेरे साथ, निरंतरता, चौथा परस्पर संबंध, व्यक्तिगत भिन्नता, विकास की गति में भिन्नता, वर्तुलाकार सिद्धांत, मस्तिष्क का अधोमुखी सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। बोलिए, पहला समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, निरंतरता, परस्पर संबंध, व्यक्तिगत भिन्नता, विकास की गति में भिन्नता, वर्तुलाकार सिद्धांत, मस्तिष्क का अधोमुखी, निकट दूर सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो अब देखें, हम देखते हैं विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है। तो निकट दूर में क्या होगा, पहले केंद्र विकसित होगा और उसके बाद में सिरे विकसित होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है। मस्तिष्क का अधोमुखी अर्थात सिर से पैरों की ओर, ये ऑप्शन भी नहीं। अब वर्तुलाकार में हमने देखा था धीरे धीरे विकास एक साथ सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन सा दूसरा ऑप्शन कैसे आएगा, सभी आयामों, देखिए सवाल, सभी आयामों या दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, तो वो तो मस्तिष्क का अधोमुखी और मस्तिष्क का निकट दूर दोनों एक निश्चित दिशा बताते हैं, एक निश्चित दिशा, एक ही दिशा में बढ़ेगा।
ध्यान दें, जब हमने अभी वो विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो निकट दूर मस्तिष्काधोमुखी की एक निश्चित दिशा थी, सिर से पैरों की ओर एक ही दिशा में बढ़ेगा। निकट दूर सिद्धांत केंद्र से सिरों की ओर ही बढ़ेगा, लेकिन सभी दिशाओं में एक साथ नहीं बढ़ेगा, सभी दिशाओं में जब वर्तुल होगा तभी बढ़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब मानव विकास के संबंध में कौन सा, सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आया कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रेखीय, पूर्वानुमेय, निरंतर और सामान्य से विशिष्ट। अब कुछ चीजें जो अभी हम नहीं देख पाए कि मानव विकास के संबंध में, तो सामान्य से विशिष्ट, तो ये सही है, अभी हमने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन सही है, मतलब इसका ये ऑप्शन नहीं होगा इस प्रश्न का। निरंतर होता है विकास, विकास निरंतर हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। पूर्वानुमेय, ये एक शब्द है जो अभी हम नहीं पढ़ पाए। पूर्वानुमेय अर्थात पूर्व, पहले से अनुमान, पूर्व में जिसका अनुमान लगा लिया जाए वही पूर्वानुमेय। अब कोई बच्चा देखे धीरे धीरे कोई बातचीत करना सीख रहा है, और वो बातचीत करना इतनी कुशलता से सीखता है कि हम कह देते हैं, और वो तो बोले हो तो वकील बनी, क्या कहते हैं हम सामान्य। जब पहले से कोई बच्चा शारीरिक क्रियाओं में बहुत अत्यधिक गतिशील है तो हम कहते हैं ये खिलाड़ी बनेगा आगे चलकर। क्या हो गया? ये पूर्व में विकास की एक प्रारंभिक कुछ दशाओं को देखकर उसके बारे में एक पूर्व अनुमान लगा लेना, यह है पूर्वानुमेयता। तो अब विकास पूर्वानुमेय भी है, लेकिन विकास रेखीय नहीं है। विकास एक निश्चित रेखा में नहीं बढ़ता है कि शारीरिक विकास होता गया तो सिर्फ शरीर बढ़ा, मानसिक विकास हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ शरीर बढ़ा है, मानसिक विकास हुआ ही नहीं, या मानसिक दृष्टि से विकास होता गया और संवेगों में कोई परिपक्वता आई नहीं, या संवेग बढ़ते रहे और सामाजिकता बढ़ी नहीं। तो ये केवल एक रेखा में नहीं होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है कि विकास, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय नहीं होता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आप सबके पास क्वेश्चन पेपर है? हां। बालक का विकास प्रभावित होता है, ये फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों से। तो ये दोनों से है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलें नेक्स्ट, अगला। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है। कौन सा विकास सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए, बहुत होशियार हो गए आप। अरे भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में। अब इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, अपने आसपास समाज से हम एक अधिगम सिद्धांत आगे की क्लास में हम करेंगे। अधिगम सिद्धांत आता है कार्ल रोजर्स। हाँ मैडम, आप इधर आ जाएं क्लास में। भाई साहब आप भी इधर देखो। हाँ उधर नहीं, हाँ इधर आ जाओ आप, है ना। क्लास में आप मुझे देखने के लिए आए हो, पड़ोसी पढ़ के पास हो जाएगा, उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा, है ना। तो आप अपना ध्यान बनाए रखें। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सामाजिक परिवेश अर्थात अपने आसपास समाज में क्या हो रहा है, यही सामाजिक परिवेश। तो अपने आसपास और समाज में क्या हो रहा है, जब वो बच्चे के आसपास के समाज का उसको ज्ञान रहेगा, अध्यापक को, कि बच्चा किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, तो वो धीरे धीरे उसके अनुसार उदाहरण दे पाएगा। जैसे एक कोई बहुत बड़ी विद्यालय में कोई जाता है अध्यापक, और वो मान लीजिए पहले किसी ऐसी जगह पर था जहां पर बहुत सारे जो है सामाजिक समूह, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह आते थे, और कोई ऐसे विशेष संस्था में जाता है जहां पर किसी विशेष वर्ग के जो है समूह आ रहे हैं, तो उसका जो समाज का अपनी जो धारणा है, तो वो समाज की धारणा ही, उसे सामाजिक परिवेश का ज्ञान ही बच्चे के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होगा। वो जो उदाहरण देगा, आसपास के समाज के उदाहरण देगा, वो अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में, इसलिए हालांकि विकास का नहीं है लेकिन ये रख दिया गया है सवाल। सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक
जो हमारी भारत की संस्कृति है या आसपास की जो भी संस्कृति है, हमारे आसपास मेले त्योहार कुछ भी होते हैं, तो उन मेले त्योहारों से संबंधित जो भी सामग्री है, तो बच्चा कहाँ पर क्या सीखेगा? जो उसको खुद के जीवन से जुड़ी हुई चीजें लगेगी। बच्चा किस में इंटरेस्ट लेगा? आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? आपको पता है कि ये चीजें कहीं न कहीं हमारे रीट के एग्जाम में काम आएगी, इसलिए आप बैठे हो। नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं होते। जब बच्चे को लगता है कि मेरे आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों का ज्ञान अगर अध्यापक को होगा, तो वो अध्यापक ज्यादा प्रभावी होगा, उसका विकास में वो बाधक नहीं बनेगा। इसलिए ये दो ऑप्शन तो सही है। उच्च मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता अर्थात उसका जो भी उसके पास में ज्ञान या किसी प्रकार का उसके पास कल्पना या संज्ञान वाली जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें उसके पास उच्च स्तर की है, तो वो बच्चों के सामने अधिक प्रभावी सिद्ध हो पाएगा। उच्च मानसिक क्षमता, तो ये व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं है। लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव होगा तो वो कल्पना ही नहीं कर पाएगा कुछ चीजों की। जैसे अभी मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं कि हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा कि सिर से पैरों की ओर, तो आप अभी बैठे बैठे खुद भी, जब मैं बता रहा था कि सिर से पैरों की ओर, छोटे बच्चे को हाथ में लेते हैं, उसकी गर्दन इधर उधर घूमती है, फिर धीरे धीरे गर्दन पर संभलने लगता है, फिर वो सारी चीजें क्या है, वो कल्पना से अपने जो पूर्व अनुभव है, उन पूर्व अनुभवों के आधार पर कल्पना शक्ति को विकसित किया गया है। तो ये कल्पना शक्ति का अगर अभाव होगा तो वह अध्यापक ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कल्पना शक्ति का अभाव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। निरंतरता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, एकीकरण है, और विशिष्ट से सामान्य है। कभी भी एक विशेष क्रिया करने के बाद में आपने वो देखी, वो इटालियन लिखी जाती है जिस तरह से, ये इस तरह से घुमा घुमा के, तो वो एक विशेष क्रिया है, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ में वो लिखी जाती है। तो वो जो भाषा कुछ भी लिखी जा रही है या कोई विशेष प्रकार से चलना है ना, तो वो विशेष प्रकार से जैसे चलना किसी प्रकार से किसी फिल्म में, तो वो विशेष प्रकार से चल रहा है, इसका मतलब पहले उसको चलना तो आ रहा है, तब वो विशेष प्रकार से चल रहा है। तो ये विशिष्ट से सामान्य, ये विकास का सिद्धांत नहीं होगा, इसका ये ऑप्शन। नेक्स्ट, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो प्रौढ़ावस्था में तो शारीरिक वृद्धि रुकी जाती है, ऑप्शन गलत हो गया। किशोरावस्था में पूर्व बचपन, पूर्व बचपन, और ये उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय। तो उत्तर बचपन में जैसे 10-12 साल का बच्चा हो रहा है, तो उससे तो ज्यादा किशोरावस्था में वृद्धि दर होती है। हमने अभी पढ़ा था विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। तो विकास की गति जब भिन्न होगी तो पहले वो थोड़ी स्पीड से, फिर वापस स्पीड, फिर वापस स्पीड, इस तरह से अलग अलग स्पीड। तो ये जैसे शैशवावस्था बहुत ज्यादा, फिर अगली अवस्था आई बाल्यावस्था, थोड़ी सी कम हुई गति, फिर आई किशोरावस्था, वापस स्पीड तेज हुई, ये किशोरावस्था। तो अब देखें इसको कि जैसे शैशवावस्था में स्पीड बढ़ी, बाल्यावस्था में स्पीड घटी, किशोरावस्था में स्पीड वापस बढ़ी, और फिर प्रौढ़ावस्था जब आएगी तो प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास या वृद्धि की दर है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूर्व बचपन अर्थात शैशवावस्था का प्रारंभ पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन अर्थात जो 10-12 वर्ष की उम्र आ रही है, उस 10-12 वर्ष की उम्र में उसके विकास की गति अधिक होती है। उत्तर बचपन किशोरावस्था में तेज होगी, लेकिन किशोरावस्था में पूर्व बचपन से ज्यादा तेज नहीं होती। जब शुरुआत के जो 3-4 साल बच्चा बढ़ता है, उतनी तेज गति किशोरावस्था में नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, असत्य कथन पहचानिए। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। सही है? सही है।
विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। विकास का स्वरूप गुणात्मक है, वृद्धि का मात्रात्मक। विकास वृद्धि पर निर्भर है। चौथे ऑप्शन से देखें, विकास वृद्धि पर निर्भर है। शरीर ही नहीं बढ़ेगा तो विकास किसका होगा? भाई सारे परस्पर संबंध का सिद्धांत पढ़ा हमने। परस्पर संबंध का सिद्धांत यही तो कहता है कि एक विकास होता है, फिर वो दूसरे विकास होता है, फिर तीसरा विकास होता है। कंटिन्यू एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सारे विकास आपस में मिलजुल कर हो रहे हैं। तो वृद्धि होगी तो विकास होगा। भाई किसी के पास शरीर ही नहीं है, विकास किसका करेंगे? विकास नहीं होगा। तो विकास तो वृद्धि पर निर्भर है, ये बात तो सही है। विकास का स्वरूप गुणात्मक है, विकास का स्वरूप गुणात्मक, वृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक विकास मात्रात्मक भी होता है, लेकिन केवल शारीरिक जो विकास होता है, उस शारीरिक विकास के संदर्भ में ये शारीरिक विकास, इस शारीरिक विकास के संदर्भ में ये मात्रात्मक है। और शारीरिक विकास ही अभिवृद्धि, यही अभिवृद्धि है। तो जब शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं तो वो शारीरिक विकास या अभिवृद्धि, इसका स्वरूप तो है मात्रात्मक, लेकिन विकास के दूसरी चीजें जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, जैसे नैतिक विकास, सारे विकास के आयाम है। भाषिक विकास, जैसे ये हो गए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक, भाषिक। अब ये सारे, अब एक विकास का आयाम यही छूटा है, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास है वृद्धि। तो अब बाकी जो विकास के आयाम हैं, इसमें शरीर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वृद्धि और विकास में हम एक अंतर देखते हैं कि वृद्धि और विकास, जब एक टेबल बनाए कि इधर वृद्धि लिख दिया, देखिए ना आपने टेबल ऐसी, इधर विकास लिख दिया, तो ये वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, कुछ समय पश्चात रुक जाएगी, लेकिन विकास जीवन पर्यंत। अब वृद्धि की एक विशेषता है कि वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, प्रत्येक माप तोल संभव, इसका प्रत्यक्ष माप तोल संभव नहीं। तो गुण बढ़ेंगे, जहां पर गुण बढ़ेंगे तो गुणों का प्रत्यक्ष मापन कभी भी संभव नहीं होता है। गुण बढ़ेंगे, जैसे एक हम सामान्य बात करें, आपने रीट का एग्जाम दिया 11 फरवरी को, पेपर आपका बहुत बढ़िया हो गया, है ना। अब कई बार होता है कि वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है मतलब किसी के पास वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन संभव है, फीतोलेन माप सको। भाई मारवाड़ी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो हाथ खड़ा कर देना, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूं। हाँ कोई बात नहीं, धन्यवाद, हमें तो मारवाड़ी समझ में आई जी, कोई हाथ ऊंचा कर दे, खैर कोई बात नहीं। अब वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन संभव है, अर्थात फीता लेकर मापा जा सकता है। ये यहां से फीता लिया और मापा कि कमर है, कमरा है, हॉल है, वो सारे प्रत्यक्ष मापन संभव है, हां या ना? प्रत्यक्ष मापन संभव है। लेकिन विकास, 11 फरवरी को आपने एग्जाम दिया और पेपर आपका बहुत बढ़िया हो गया और आप फूल के कुप्पा हो गए। अब वो कुप्पा हो गया है, लेकिन क्या फीता लेकर मापा जा सकता है? तो इसलिए विकास कभी भी प्रत्यक्ष मापन विकास का संभव नहीं होता है, केवल समझ में आएगा। वजन है आपका, अभी आप कितने किलो के हो, आप वो सारा वजन एक फिक्स स्केल पर आएगा, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और आप पास हो गए, आप एकदम हल्कापन महसूस करते हो, है ना। हाँ वो हल्कापन महसूस कर रहे हो, लेकिन वो हल्केपन में ऐसा तो नहीं है कि आपका वजन कम हो गया है, वजन उतना का उतना है, लेकिन आप हल्कापन, अर्थात वो विकास, आपके संवेगों में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। अब यहां पर ये हमारे सवाल पे आते हैं, असत्य कथन पहचानना है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है, वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, ये भी सही बात है। विकास का स्वरूप गुणात्मक है, गुण बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष मापन उसका संभव नहीं होता है, वृद्धि का होता है। ये जो ऑप्शन है कि विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, ये उल्टी बात है। वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन संभव होता है, विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये 9वें सवाल का सही उत्तर।